जय हिंद साथियों, डॉली ड्रीम के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आप सबकी डिमांड थी कि करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में ना कवर किया जाए बल्कि उनको सेक्शन वाइज कवर किया जाए। तो जो फर्स्ट सेक्शन मैंने क्रिएट किया है वो है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। आज की इस वीडियो में आपको जो भी पिछले एक साल में मेजर समिट्स या मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एडिशन आपको देखने को मिला है या नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो हुई है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको और कोई रिसोर्सेज को खोदने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखना और आपको बहुत सारा आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट होगा और आई एम श्योर आपका स्कोर भी बूस्ट होगा आने वाले एफकेट एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहला समिट देखते हैं, G20 समिट। अब G20 समिट पे एक पहले से डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में लगा दूंगा, प्लीज़ उसको जाके देखें। अब देख लेते हैं कि जो G20 का लीडर्स समिट था वो कहाँ पे हुआ था। वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला था और ये फर्स्ट टाइम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसको होस्ट किया गया था। और जो इसकी थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपने ध्यान रखना है इसका होस्ट कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया, कहाँ पे होस्ट किया गया इसको, जैसे जोहानिसबर्ग में इसको होस्ट किया गया। और इसकी जो जिसकी थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। आपने ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंडिया ने प्रपोज किए थे, वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर वो पूछे कि ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी इंडिया ने कहाँ पे प्रपोज किया था और ऑप्शन आपको दे दे G20 समिट, ब्रिक्स दे दिया, एशियान दे दिया, बिम्स्टेक दे दिया, तो आप जल्दी से वहाँ पे टिक कर देना G20 समिट में इसको प्रपोज किया गया था। ऐसे ही अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सेटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, ये सब इनिशिएटिव्स इंडिया ने प्रपोज किए थे। वो यहाँ ये भी पूछ सकता है कि ओपन सेटेलाइट डेटा पार्टनरशिप G20 समिट में कौन सी कंट्री ने प्रपोज किया था, तो वो इंडिया उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, वहाँ पे एक लेटेस्ट मेंबर का एडिशन हुआ है, सेशेल्स का एडिशन हुआ है एज अ 6th मेंबर। अब देख लेते हैं कि पहले 5 मेंबर्स कौन कौन से थे। तो पहला मेंबर हमारे पास था इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस, मालदीव्स। अब यूपीएससी में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, वो लिस्ट दे देगा आपको 4-5 कंट्रीज की, एंड ही विल पुट अ डायरेक्टिव, एग्जामिनर विल पुट अ डायरेक्टिव दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये डायरेक्ट आपको वन लाइनर भी देखने को मिल सकता है एफकेट में कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन किया एज अ 6th मेंबर, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेशेल्स। अब जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है, वो हमें कोलंबो में ही देखने को मिलता है। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोलंबो में। नेक्स्ट हम देखते हैं CII पार्टनरशिप समिट। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो समिट है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हमें ये देखने को मिला। और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जिनके बारे में बात हुई है, वो है जैसे कि इंडिया का फर्स्ट ड्रोन सिटी कहाँ पे बनेगा, कुरनूल में बनेगा। वो फर्स्ट ड्रोन सिटी कुरनूल में। और साथ में ही अब जैसे वहाँ पे श्रीहरिकोटा है, तो वहाँ पे फर्स्ट स्पेस सिटी भी कहाँ बनेगा, श्रीहरिकोटा में बनेगा। फर्स्ट स्पेस सिटी वो बनेगा हमारा श्रीहरिकोटा के आसपास। यहाँ से हमारे जो भी स्पेस के प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं श्रीहरिकोटा से हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है ना। आप मुझे बताएंगे कि जो श्रीहरिकोटा है वो कौन सी लेक के पास सिचुएटेड है। और जो ये CII पार्टनरशिप थी, इसकी समिट हमें जो हुई थी 2025 की, उसकी थीम भी देख लेते हैं। उसकी थीम थी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। और यहाँ पे 2 डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली है। जो फर्स्ट ड्रोन सिटी है वो कुरनूल, जो फर्स्ट स्पेस सिटी है वो श्रीहरिकोटा के आसपास। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट हुआ है, 2nd ग्लोबल समिट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है। और यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी की लॉन्च की बात हुई थी, वो था हमारे पास WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, इसकी लॉन्च की बात हुई थी। ये डिजिटल लाइब्रेरी होगी। और एक और आपको फैक्ट बताता हूँ,
जो WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है ना, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, वो हमारा कहाँ पे है, जामनगर में है। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जामनगर गुजरात में, जामनगर में। स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है आपको डायरेक्ट कि जो ग्लोबल WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो कहाँ पे है, वो जामनगर में है। और जो हमारा WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी की लॉन्च कौन सी समिट में हुई थी, वो हुई थी हमारी सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसको कहाँ पे होस्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था, थीम था रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल बींग। ठीक है, थोड़े से फैक्ट्स देख लेना, कितनी डिस्पेंसरीज हैं और कितने कॉलेजेस हैं। कई बार अगर एग्जामिनर अच्छे मूड में ना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने कॉलेजेस हैं, कई बार आ जाता है। ठीक है, अब जो COP30 हुआ है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का जो 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो कहाँ पे हुआ था, बेलम कहाँ पे, ब्राज़ील में। और जो नेक्स्ट हमारा कॉन्फ्रेंस 31st होने वाला है, 31st जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा, वो एंटालिया टर्की में होने वाला है ये। और जो 30th है वो कहाँ पे हुआ है, बेलम ब्राज़ील में। और इससे पहले वाला 29th हमारा बाकू अजरबैजान में हुआ था। अब साथ में चलो देख लेते हैं जो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है किसकी, UNCBD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो कहाँ पे हुई थी, कैली कोलंबिया में हुई थी। और जो COP16 किसका, UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, COP16 ये कहाँ पे हुआ था, रियाद 2024 में ये हुआ था। जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो 17th COP17 कहाँ पे शेड्यूल्ड है, वो मंगोलिया 2026, और 25 में इसका मीट नहीं हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है जो COP16 किसका, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD कहाँ पे हुआ था, ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD का जो COP था वो कहाँ पे हुआ था, कैली कोलंबिया में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी न्यू दिल्ली में, इसको होस्ट किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको होस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने इसको होस्ट किया था। और चलो साथ में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था, कितना बजट था उसका बजट था हमारा 19.744 करोड़ का उसका बजट था। और उसका टारगेट क्या था कि हमें 2030 से पहले क्या करना है, हमने 5 मिलियन मीट्रिक टन 5 MMT एनुअल प्रोडक्शन करना है, किसका, हाइड्रोजन का, बाय 2030। अब हाइड्रोजन से रिलेटेड फैक्ट्स देख रहे हैं। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमने देख लिया, न्यू दिल्ली में हो गया, लेकिन अब साथ में एक स्टैटिक पार्ट भी तो देख लेते हैं। जैसे हम किसी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं ना, तो हमें इजीली रिमेंबर होता है, वो चीज़ें इजीली याद होती हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के साथ हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखना जरूरी है। और इसको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कौन लॉन्च करता है, इसको किसने इसको लॉन्च किया है, वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका बजट आउटले कितना है, इसका बजट आउटले है 744 करोड़ का। और इसका टारगेट क्या है कि 2030 से पहले 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करनी है हमने। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ग्रिड हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे बना है, वो है हमारा जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में। जिंदल स्टेनलेस स्टील का जो प्लांट है ना हिसार में, वहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है हिसार में जो है। अगर वो पूछे कि पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो कौन से पोर्ट में लॉन्च किया था, वो हमारा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पे है, कांडला गुजरात में। ठीक है, 2 फैक्ट और आपको ध्यान हो गए। जो जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट है हिसार का, वो इंडिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। और फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हमारे पास आ जाता है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो कहाँ पे हुआ था,
अबू धाबी में हुआ था 2025 में। और यहाँ पे हमें इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स थे वो हमें देखने को मिले थे, जैसे कि इंडिया ने किसकी बात की थी यहाँ पे, जो फर्स्ट हमारा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ पे है हमारा, वो हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ये, पाक वे में। इसको वहाँ पे हमने लॉन्च किया था। इसको पास करने के लिए एक मोशन दिया था हमने, कहाँ पे, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, और वो कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। तो जो हमारी फर्स्ट डुगोंग रिजर्व है तमिलनाडु पाकवे में है। और डुगोंग का जो IUCN स्टेटस है वो हमारे पास क्या है, IUCN रेड लिस्ट में इसको किस में कैटेगराइज किया गया, वल्नरेबल है ये, ठीक है। एक स्टैटिक पार्ट आपको ध्यान हो गया। जो फर्स्ट डुगोंग रिजर्व है वो कहाँ पे, तमिलनाडु पाकवे में। और साथ में ही जो हमारी सोनाली घोष है ना, उनको एक अवार्ड मिला था। सोनाली घोष कौन है, ये है हमारी डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो है डायरेक्टर हैं, उनको एक अवार्ड मिला था। और वो फर्स्ट थी उस अवार्ड को पाने वाली। वो अवार्ड कौन सा था, वो था हमारा कैंटर मिलर अवार्ड, ठीक है। जो काजीरंगा में इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए हैं टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया, उसके लिए इनको मिला है कैंटर मिलर अवार्ड। और जो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है कैंटर मिलर का। और जो हमारी फर्स्ट डुगोंग रिजर्व है वो कहाँ पे, तमिलनाडु पाक बे में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, बारबाडोस में हुआ था। और वहाँ पे हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वहाँ पे वो गए थे। और अपने ध्यान रखना है 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, बारबाडोस में हुआ। अब कुछ लोकसभा स्पीकर के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स देख लेते हैं कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। अब ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करता है, ही प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट देखूं कि आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं अंत तक। और देखो, जो नेचर ऑफ बिल वो डिसाइड कौन करता है, वो भी डिसाइड करता है जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो डिसाइड करता है कि वेदर इट्स अ मनी बिल और एन ऑर्डनरी बिल, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 100 के तहत उनके पास क्या, एक कास्टिंग वोट होता है। मतलब जब कभी भी कोई टाई ब्रेक करना हो तो उनको, पहले तो वो वोट नहीं करते हैं, जब वोट करते हैं तभी करते हैं जब वहाँ पे कुछ टाई हुआ होता है। टाई जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो आर्टिकल 100 के अंदर आता है, ठीक है। और जब तक कोरम ना हो, अगर 1/10 कोरम ना मिले, 1/10 कोरम चाहिए होता है ना हमें किसी भी लोकसभा को चलाने के लिए, 1/10 का कोरम चाहिए। अगर 1/10 नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उस लोकसभा को एडजर्न कर सकते हैं। उनके पास पावर्स हैं टू डिस्क्वालीफाई दी डिफेक्टर्स। जो कोई पार्टी चेंज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, डिफेक्ट कर रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 10th शेड्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एंटी डिफेक्शन देखने को मिलता है ना हमें, एंटी डिफेक्शन लॉ हमें 10th शेड्यूल में देखने को मिलता है। उसको कब ऐड किया था, कैसे ऐड किया गया था उसको, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उसमें हमें 10th शेड्यूल का एडिशन देखने को मिला था। 10th शेड्यूल क्या बोलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको डिटेल में हम पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी देख लेते हैं। जो 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी, वो बारबाडोस में हुई थी। और किसने इनको अटेंड किया था, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने इसको अटेंड किया था। और बाकी जो पावर्स हैं हम उसको पॉलिटी क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी की समिट है वो कहाँ पे हुई थी, दुबई में हुई थी। अब इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं, तो सिंपली आप इसको नोट डाउन कर लेना। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पे हुई थी, दुबई में हुई थी, ठीक है। अब जो वो फ्यूचर फूड फोरम 2025 हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं आपको ध्यान करने के लिए। अब ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं है। और दुबई में एक और कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है, जो थी हमारे पास यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पे हुई थी, अगर पूछ लिया आपसे यूनिवर्सल, तो वो भी कहाँ पे हुई थी, वो भी हमारे दुबई में हुई थी। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई में क्या क्या हुआ, फ्यूचर फूड फोरम 2025, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025,
दुबई में हुआ, और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ये भी दुबई में हुई। तो आप इन तीनों को लिस्ट बनाओ और इन तीनों के सामने दुबई लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एससीओ का समिट 2025 का समिट कहाँ पे हुआ था? तियानजिन चाइना में हुआ था। अब एससीओ है क्या? एससीओ एक यूरेशियन फोरम है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 2001 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। 2001 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, और इंडिया और पाकिस्तान ने इसको एक साथ ज्वाइन किया था। कब किया था? इंडिया एंड पाक ज्वाइंड इट इन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था, और उसके बाद ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया था। ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया था, और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो है बेलारूस। बेलारूस ने इसको कब ज्वाइन किया था? 2024 में, ठीक है। अब इसकी जो वर्किंग ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है हमारे पास? रशियन एंड चाइनीज़। अब सबसे कंफ्यूजन वाली चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टैटिक पार्ट में वो पूछे आपसे कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो आपने गलती नहीं करनी है। उसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर्स है हमारा बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है रशियन एंड चाइनीज़। और जो 2025 का लेटेस्ट समिट है वो कहाँ पे हुआ है? तियानजिन चाइना में। और वहाँ पे एक तियानजिन डिक्लेरेशन को हमने लॉन्च किया था। वो किस लिए? क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए एक हमने क्या लॉन्च किया था? तियानजिन डिक्लेरेशन किसके लिए था? टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक तियानजिन डिक्लेरेशन थी। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द तियानजिन डिक्लेरेशन विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो वहाँ पे ऑप्शन जो भी होंगे आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेट करेगा आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ कैसा? एक यूरेशियन फोरम, एज ए यूरेशियन फोरम। और पाकिस्तान और इंडिया ने इसमें कब ज्वाइन किया? 2017 में ज्वाइन किया। उसके बाद ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया। बेलारूस ने इसको 2024 में ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं बल्कि कहाँ पे? बीजिंग में है। और इसकी वर्किंग लैंग्वेज है हमारे पास रशियन एंड चाइनीज़। तियानजिन डिक्लेरेशन जो न्यूज़ में थी उसका क्या था? एफर्ट्स टू एंड दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो फर्स्ट बीमस्टेक जो ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है वो कहाँ पे हुआ था? हमारा न्यू दिल्ली में देखने को मिला था। जो इसकी थीम थी सप्त सुर। बीमस्टेक में 7 मेंबर्स है ना, इसलिए सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। कहाँ पे हुआ था ये? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया था, और इसकी थीम थी सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलोडी, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया था, और थीम आपको मैंने बता दी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो फर्स्ट एवर बीमस्टेक यूथ की यूथ समिट वो कहाँ पे हुई थी? पहली बार हुई थी ये भी इंडिया में हुई थी कहाँ पे? गांधीनगर में हुई थी ये, ठीक है। 2 बीमस्टेक की जो फर्स्ट टाइम हुई हैं, आपने ध्यान रखनी है इनकी लोकेशन और कहाँ ये हुई थी। जो फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक थी वो हुई थी भारत मंडपम न्यू दिल्ली। जो फर्स्ट बीमस्टेक यूथ समिट थी वो गांधीनगर में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। अब इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस पूछ ले डायरेक्ट कि किसने होस्ट किया था, उसको किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ज्ञान भारतम मिशन क्या था? ये हमारा क्या था जो प्रिजर्व करना है? किसको प्रिजर्व करना है हमने? मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या हमने लॉन्च किया था? ज्ञान भारतम मिशन, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये इनिशिएटिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञान भारतम मिशन इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो आप उसको वहाँ पे क्या टिक करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है ज्ञान भारतम मिशन का? इसका मेन मोटिव है कि जो इंडिया की नॉलेज लेगेसी है मैन्युस्क्रिप्ट द्वारा उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम ये थी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज
लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। और जो ज्ञान भारतम मिशन है इसका इनिशिएटिव क्या है, टू प्रिजर्व, डिजिटाइज एंड डिसेमिनेट इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। समझिए, 2-4 फैक्ट्स हैं कि इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज किसने, कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट किया, उसको इंडिया ने होस्ट किया। और ज्ञान भारतम मिशन किसका इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। अब जो लोकसभा के जो स्पीकर है उन्होंने क्या, एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस किस पे, अर्बन लोकल बॉडीज, कहाँ पे, मानेसर गुड़गांव में इसको इन्होंने इनोग्रेट किया। अब जो अर्बन लोकल बॉडीज से कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं, हमें पार्ट 9 में हमें देखने को मिलते हैं। और कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 12th शेड्यूल किससे एसोसिएटेड है हमारा, अर्बन लोकल बॉडीज से। ये क्या है, ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, कहाँ पे, जो अर्बन एरियाज़ में है। और जैसे रूरल एरियाज़ में हमें पंचायत वगैरह देखने को मिलती हैं, वैसे ही पार्ट 9 में हमें देखने को मिलते हैं लोकल अर्बन बॉडीज़, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, नगर परिषद, ये सब क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। और इनको कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया था, इनको ऐड किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं इनके अंडर, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक। ठीक है, जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो कहाँ पे हुआ था, मानेसर में हुआ था। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो पार्ट 9 और 12th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और इनके अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी हमारी, जो हुई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, देहरादून में। और साथ में देख लेते हैं जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो कहाँ पे है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड हमारा कहाँ पे, फरीदाबाद में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में एनिमल वेलफेयर बोर्ड है। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे, वो हमारी देहरादून में। और जो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्लियर हो गया। G7 का समिट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये हुआ था, ये कनाडा में हुआ था, किनान्स्की में हुआ था, ये अल्बर्टा। और जो इसके मेंबर्स हैं, पहले मेंबर्स देख लेते हैं G7 के मेंबर्स कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर इसमें अगर CDS में जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई भी कंट्री अगर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलती है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। G7 का समिट ध्यान रखना है, कनाडा ने इसको होस्ट किया था। अब जो नेक्स्ट G7 समिट है, आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट G7 समिट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, कमेंट बॉक्स में बताना। अब जो ब्रिक्स का समिट है, ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ था, ये भी हमारा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और इसके भी जो एक्सपेंडेड मेंबर्स की लिस्ट आपको बता देता हूँ। अभी इसमें लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, इंडोनेशिया है। और उससे पहले हमारे पास सऊदी अरेबिया, UAE और इजिप्ट और इथियोपिया, इन्होंने इनको ज्वाइन किया था। और लेटेस्ट मेंबर हमारे पास आता है इंडोनेशिया। ये भी क्लियर है। ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप प्लीज़ देख लेना जाके। अब जो इंक्लूसिव इंडिया AI समिट है उसको लॉन्च किया है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के ऊपर। कब, मई 15 2025 में है। ठीक है, अब इंडिया का जो AI मिशन है, इंडिया का AI मिशन है, पहले उसको बाद में देखते हैं। पहले एक आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ मैं। ठीक है, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है वो कब मनाते हैं, वैसे हम वो मनाते हैं ऑन थर्ड थर्सडे ऑफ मई। थर्ड थर्सडे ऑफ मई को हम बनाते हैं। तो इस बार जो थर्सडे था वो मई 15 को था। तो नेक्स्ट ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट डे जो थर्ड थर्सडे ऑफ मई है वो कौन सी डे को आएगा। ठीक है, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है वो नेक्स्ट ईयर कौन से डे को आएगा। जैसे इस बार मई 15 को आया था। अब कैलेंडर का क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट ईयर जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है वो कौन से डे को आएगा। और जो इंक्लूसिव इंडिया समिट है वो
यहाँ पे हमने इस साल ऑर्गेनाइज की थी May 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव है रिसेंटली अभी कंक्लूड हुआ है कहाँ पे, चेन्नई में हुआ है। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? आईआईटी मद्रास एंड इंडिया एआई मिशन ने। अब इंडिया एआई मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था हमारा मार्च 2024 में। और इसका बजट कितना था हमारे पास? इसका बजट था 10,372 करोड़ इसका बजट था। और अभी जो अभी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है कि रिसेंटली विच आईआईटी पार्टनर्ड विद इंडिया एआई मिशन टू होस्ट द ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आईआईटी मद्रास, कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट समिट है एआई इम्पैक्ट समिट है 2026 वाला, वो इंडिया होस्ट करने वाला है। तो उसको इनपुट्स देने के लिए ये ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था? आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी की जो 20th सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? हमारा रेड फोर्ट में। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसका की आउटकम हमें क्या देखने को मिला? जो दिवाली है उसको इंस्क्राइब किया है किसमें? यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्वेश्चन मैंने अभी पहले एक पॉल में भी आपको ग्रुप में डाला था कि कौन सा फेस्टिवल है जिसको अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है किसमें? रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और ध्यान रखना है जो इसका 20th सेशन है वो कहाँ पे होस्ट किया गया? वो इंडिया में होस्ट किया गया। और फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया गया कहाँ पे होस्ट किया गया? इसको रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। ठीक है। अभी जो स्वामित्व स्कीम है उसको जो वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे हुई? वाशिंगटन में उसको शोकेस किया गया। तो दो फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं इसमें से कि वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे हुई? हमारी वाशिंगटन यूएसए में हुई। और जो स्वामित्व स्कीम है वो है क्या? स्वामित्व स्कीम है किसकी वजह से? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है ये। और इसके अंडर क्या क्या करना है? इसके अंडर क्या होगा कि जो मैपिंग है, जो लैंड की मैपिंग है उसको करना है, लैंड मैपिंग करनी है। और ओनरशिप या जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामित्व स्कीम विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो क्या है? लैंड मैपिंग करनी है कहाँ पे? रूरल एरियाज में, जो आबादी वाला एरिया है वहाँ पे इसकी लैंड मैपिंग करनी है। और उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी कार्ड्स देने हैं। और लैंड मैपिंग कैसे करनी है? लैंड मैपिंग बाय द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड जीआईएस मैपिंग की हेल्प से हमने जो गांव की लैंड है उसकी मैपिंग करनी है। और ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया जा सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी दिया जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वे ऑफ जो ये स्वामित्व स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और रिसेंटली इसको कहाँ पे शोकेस किया गया? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? वाशिंगटन यूएसए में हुई। ठीक है। 2-4 फैक्ट्स हैं आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है 2025 का वो कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। और उसकी थीम क्या थी? संभावना, मीन्स पॉसिबिलिटी। सॉरी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट संभावना थीम के साथ न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। बस इसमें इतना एक्स्ट्रा है नहीं कुछ बताने को। फैक्ट्स हैं, आपने कॉपी में लिख के याद कर लेने हैं। डेली रिवाइज करो, ज़्यादा समिट्स होती नहीं है। और कुछ जो कॉमन कंट्रीज़ वाली हैं उनको आपने ब्रैकेट में उनकी लिख देना है, उनके साथ जो भी एसोसिएटेड समिट्स हैं उनको लिख देना है। वैसे करके आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया, तो वहाँ पे मोदी जी उसको अटेंड करने जा रहे थे। तो ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो कहाँ पे मनाया गया? कुरुक्षेत्र में। और जो इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था हमारा कोलंबो में। इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव कोलंबो में। वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव कोलंबो में मनाया गया।
और इंटरनेशनल गीता महोत्सव वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है? हमारी इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। और जो हमारी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो रैंकिंग देखते हैं 2025 में, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 99th है, 99th आउट ऑफ 167। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने रैंक किया है, फर्स्ट टाइम इंडिया रैंक्ड अंडर 100 किसमें? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। दुबई में 3-4 समिट्स हो गए हैं, कलेक्टिवली उनको लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ और ध्यान रखना कि कौन सी वाली समिट दुबई में हुई है। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है और पीछे जो 3 थी उनको भी आप सेपरेटली नोट्स में मेंशन कर लेना अपने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट वो कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ। और ये सेकंड समिट है, ये सेकंड समिट है जो हुई है। जो फर्स्ट थी यही वाली, जो फर्स्ट थी वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, फर्स्ट वाली कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हमारी कोपेनहेगन में हुई थी। ये कहाँ पे? डेनमार्क में। कब हुई थी ये? फर्स्ट वाली ये हुई थी हमारी 1995। इतने साल बाद अभी जाके ये फिर से हुई है, पूरे 30 साल बाद। पूरे 30 साल कहाँ पे हुई है? दोहा कतर में। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रिप्रेजेंट किया था। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ हुई है? ये दोहा कतर में। और जो ये सेकंड एडिशन था, और जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? कोपेनहेगन डेनमार्क में। कब? 1995 में हुआ था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं अब जो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं याद करने को। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ पेरिस में हुआ था। और एक और एआई समिट जो हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? एआई समिट पेरिस में हुआ था। किसने होस्ट किया था उसको? पेरिस ने होस्ट किया था, इंडिया उसका को होस्ट था। नेक्स्ट 2026 वाला एआई समिट कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ठीक है। अब जो वेटलैंड कोप 2025 है, वेटलैंड्स कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कोप 15 ये कहाँ पे हुआ है? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। सॉरी, इमेजेस मैंने इसलिए ऐड किए हैं, आप इनको थोड़ा पिक्टोरियल मेमोराइजेशन कर सकते हैं कि आप देखो वेटलैंड कन्वेंशन ऑन रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का कोप 15 कहाँ पे हुआ? जिम्बाब्वे में हुआ। इसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये कहाँ पे हुआ था? कार्टिगेना कोलंबिया में हुआ था। अब एयर पोल्यूशन से ध्यान आया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? वो है हमारी बिरनीहाट। कहाँ पे? ये मेघालय असम के बॉर्डर पे लोकेटेड है। और इंडिया कौन सा रैंक करता है? इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है। जो हमारी न्यू दिल्ली है वो क्या है? वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। तो ध्यान रखना है, जो PM 2.5 में सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो बिरनीहाट है। और 5th मोस्ट हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है। और न्यू दिल्ली है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है किसी भी कंट्री का पॉल्यूटेड में। और जो हमारा जो सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ है वो कहाँ पे हुआ है? कार्टिगेना कोलंबिया में हुआ है। ठीक है।
अब जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एक ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का, वो कहाँ पे हुआ है? दुशानबे में हुआ है। ध्यान रखना है, दुशानबे में हुआ है। और ग्लेशियर से याद आया, सबसे पहली क्लास में मैंने जनवरी में आपको बताया था कि 2025 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का इंटरनेशनल ईयर है ये। इसको किसने डिसाइड किया था? यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली ने इसको डिसाइड किया था कि जो 2025 है वो इंटरनेशनल ईयर होगा किसका? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का। ठीक है। और एक और चीज़, 21 मार्च क्या है? वो है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर डे। ठीक है। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की, वो कहाँ पे हुई है? दुशानबे पे। और 2025 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और 21 मार्च एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट द ग्लेशियर डे। अब जो यूएन कॉन्फ्रेंस है किसका? ओशियन कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हुई है? नाइस, फ्रांस में हुई है। ठीक है। और यहाँ पे इंडिया ने क्या लॉन्च किया? एक सहब पोर्टल। सहब पोर्टल यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया, किसके लिए? फॉर मेरीन स्पेशल प्लानिंग। किसके लिए? मरीन स्पेशल प्लानिंग के लिए एक सहब पोर्टल लॉन्च किया। कहाँ पे? जो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है? नाइस में हुई है। और वहाँ पे इंडिया ने एक सहब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका मोटिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मरीन की स्पेशल प्लानिंग है उसके लिए। ठीक है। और जो यूएन कॉन्फ्रेंस नाइस में जो होस्ट किया है उसको किसने होस्ट किया था? फ्रांस और कोस्टा रिका क्या था? उसका को होस्ट था। अब स्टेटमेंट में आपको ऐसा आ सकता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ओशियन वाज को होस्टेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी, तो वहाँ पे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। और इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम थी एक्सलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है। सहब पोर्टल क्या है? एक मरीन स्पेशल प्लानिंग के ऊपर इंडिया ने लॉन्च किया था। कहाँ पे? यूएन कॉन्फ्रेंस, ओशियन कॉन्फ्रेंस जो था कहाँ पे हुआ था? नाइस में हुआ था। और किसने इसको होस्ट किया था? फ्रांस और कोस्टा रिका ने। और इसका थीम एक्सलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन। बस यही थे कुछ कॉन्फ्रेंसेस। आपने इन सब का ध्यान रखना है, आपने अपने नोट्स में इसको लिखना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।